तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम या JIIB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है और उसके क्या क्या विचार बिंदु होते हैं, क्या क्या नीति निर्धारण होते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है और ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो कमेटी बैठक की जाती है, इसमें बहुत सारे जो इन्फ्लेशन के रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल किए जाते हैं और उनके लिए रेट्स निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि ये पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से संचालित करने का एक नियंत्रण केंद्र होता है रिजर्व बैंक के पास। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई वो हुई है 2 मई से लेके 4 मई 2022 इसी महीने। और ये जो मीटिंग था 35th मीटिंग था, जो MPC की मीटिंग होती है 35th मीटिंग है। तो द 35th मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है वो कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में होती है और इसका जो प्रावधान किया गया वो 45ZB में किया गया है। 45ZB जो रिजर्व बैंक का एक्ट होता है, इसके तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठक होती है वो इसी धारा के तहत होती है। और ये मीटिंग हुआ था मई 2022 के 2 से 4 तारीख में, तो ये मीटिंग हुआ था। और अगला जो मीटिंग होगा वो 6 से 8 जून 2022 को जो है इसकी मीटिंग होगी। अब इस मीटिंग में जो इन्फ्लेशन ग्रोथ और डायनेमिक्स और जो पिछले मीटिंग की जो इम्पैक्ट है उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है इसके 6 मेंबर होते हैं जो बैठते हैं और इसमें 3 मेंबर जो अदर देन RBI होते हैं और 3 मेंबर जो RBI के होते हैं ये गवर्नमेंट से नॉमिनी मेंबर होते हैं। इनके जो पहले मेंबर हैं अदर देन RBI, ये देख लीजिए डॉक्टर शशांक भिड़े हैं। इनके जो पहले मेंबर हैं वो डॉक्टर शशांक भिड़े हैं, ऑनरेडी सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली के। और जो दूसरे मेंबर हैं वो डॉक्टर आसिमा गोयल हैं, ये एमराइट्स प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई के। और जो तीसरे मेंबर हैं ये हैं प्रोफेसर जयंत R वर्मा हैं, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। और 3 जो मेंबर हैं वो RBI के हैं। तो चौथे मेंबर हो गए ये डॉक्टर राजीव रंजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI हैं जिनको RBI ने यहाँ पर नॉमिनेट किया हुआ है। और अगले मेंबर हैं ये डॉक्टर माइकल देवव्रत हैं, ये पात्रा जी हैं, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो बैठक होती है इनके इंचार्ज हैं। और जो छठे मेंबर हैं जो पूरी कमेटी को चेयर करते हैं वो हैं श्री शक्तिकांता दास जी, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 6 मेंबर हैं जो मिलकर जो है यहाँ पर बैठक करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक करते हैं। और ये जो बैठक होती है इनका मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी जो होती है इसका मैंने बताया था कि आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 जो है इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि जो सरकार के इन्फ्लेशन रेट है उनको जो है कंट्रोल किया जा सके या उनके टारगेट को जो है पूरा किया जा सके। तो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 which determines the policy interest rate required to achieve the inflation target। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना है उसके लिए जो रेट्स डिसाइड किए जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा, उसको अचीव करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक की स्थापना की गई थी और ये बैठते हैं, डिसाइड करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना और टू मेक फंड्स अवेलेबल टू प्रोडक्टिव सेक्टर इकोनॉमी एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जब भी इन्फ्लेशन जो रेट होते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन की बात होती है, तो उनको
जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जहां पर उत्पादन होता है और पूरी आर्थिक व्यवस्था में उनका संचालन होता है, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो पॉलिसी रेट डिसाइड करना, टू डिसाइड द पॉलिसी रेट लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर ये है कि एक तो ये आपको याद रखना है 45 ZB आप RBI एक्ट 1934 जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये बनाया गया था, गठन किया गया था। साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, टू मेक फंड्स अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सेक्टर एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और पॉलिसी रेट और रिजर्व रेट डिसाइड करने के इनके ऑब्जेक्टिव हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो मेंबर्स कितने होते हैं। जैसे कि हमने बताया मॉनेटरी पॉलिसी जो बैठक होती है, ज़्यादातर सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है कितने बार इशू किया जाता है या इनकी बैठक कितनी बार होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है पूरे साल भर में 6 बार होती है, मतलब बाई मंथली इसकी बैठक होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आर इशूड बाय RBI 6 टाइम इन ए ईयर। क्या होता है, इनकी बैठक होती है और जिस समय बैठक होती है बाई मंथली बैठक होगी और बैठक के 14 दिनों के बाद वो प्रकाशित किया जाएगा और वो जो बैठक के मिनट्स होंगे, जो वोटिंग कास्ट होंगे, जो निर्णय लिया गया होगा उसको 14 दिनों के बाद उनको बुलेटिन के माध्यम से रिजर्व बैंक से प्रकाशित करना होता है। तो इसके मेंबर जो होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर होंगे, ये देखिए मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मेंबर, जैसा कि हमने बताया था कि 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर हैं यहाँ पर 6 मेंबर, और 3 जो होते हैं RBI से, 3 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। और RBI गवर्नर अगर जो है, अगर टाई के केस में इनका कास्टिंग वोट होता है RBI गवर्नर का, तो RBI गवर्नर टू हैव कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। और नॉन RBI मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स। जो नॉन RBI जो मेंबर होते हैं वो 4 साल तक इनकी नियुक्ति होती है। और पैनल का जो काम होता है वो पैनल टू इंश्योर द रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, खुदरा महंगाई दर होते हैं, उसको 4 से +2 ± में इनको स्थिर रखने के लिए इनका जो लक्ष्य होता है। साथ ही साथ ये जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जो खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए प्रोडक्टिव सेक्टर्स को सही ब्याज दर में जो वित्त पोषित करने के लिए जो रेट डिसाइड करना होता है, पूरे आर्थिक व्यवस्था में कब मुद्रा की स्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए बैठक की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की जाती है। और अब जानते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड करते हैं वो किस तरीके से रेट डिसाइड करते हैं। तो आप देखिए होगा इंटरेस्ट रेट जो होते हैं RBI जो है डायरेक्शन देता है कि किस तरह के इंटरेस्ट रेट आपको करना है। तो इंटरेस्ट रेट में क्या है, RBI कैन इशू डायरेक्शन टू द बैंक ऑन इंटरेस्ट रेट एज पर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर सेक्शन 21 और 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में RBI को ये डायरेक्शन रखने का पावर होता है, वो बैंकों को डायरेक्शन जारी कर सकता है इंटरेस्ट रेट के लिए। तो आपको याद रखना है ये एक्ट की अंडर सेक्शन 21 और 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा। इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट डिसाइडेड बाय द बैंक एक्सेप्ट द FCNR-B डिपॉजिट, क्योंकि FCNR-B डिपॉजिट लाइबोर के साथ कनेक्टेड होता है ना, लंदन इंटरबैंक जो ऑफर रेट है उसके आधार पर। तो उसको छोड़ के सभी जो रेट्स हैं वो डिसाइड बैंक खुद करती है। ये सवाल भी काफ़ी बैंकों में पूछा जाता है कि देखो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करता है, डिपॉजिट्स जो रेट्स हैं कौन डिसाइड करता है, तो कौन करता है, बैंक्स करता है। इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एडवांसेस डिसाइडेड बाय द बैंक एक्सेप्ट DRI एडवांसेस। साथ ही साथ जो भी लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं, लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें भी सारे बैंक डिसाइड करते हैं। जो DRI होता है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, RBI की डिसाइड करती है, बाकी सब जो है बैंक डिसाइड करते हैं।
अगला महत्वपूर्ण चीज है, इंटरेस्ट रेट इन ए बैंक इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बैंक। तो ये भी पूछता है कि इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होता है, वो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट क्या होगा। और डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी बैंक डिसाइड करती है और लोन के इंटरेस्ट रेट भी बैंक डिसाइड करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस बैंक्स आर लिंक्ड विथ बेस रेट, MCLR, RLLR। जो भी रेट्स होंगे बैंकों के वो लिंक्ड होते हैं MCLR या रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कैसे ये इनको छोटे छोटे सरल भाषा में अगर समझेंगे तो MCLR जो पहले बेस रेट स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2010 से बेस रेट स्टार्ट हुआ था, और बेस रेट जो है फिर उसको बेस रेट के बाद MCLR इंट्रोड्यूस हुआ। एंड MCLR कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1/4/2016 में सभी बैंकों ने MCLR इसको जो है लागू किया गया। MCLR जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट कहते हैं, और ये MCLR जो है बैंक टू बैंक डिफर्स करता है। उनके जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है कमेटी हैं, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि MCLR जो है, तो जो MCLR है वो मंथली रिव्यू किया जाता है। MCLR जो है मंथली रिव्यू किया जाता है। कुछ लोन ऐसे हैं जो MCLR से एग्जम्प्टेड हैं, जैसे कि एडवांसेस अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर लोन ले रहे हैं तो वो MCLR से एग्जम्प्टेड होंगे। लोन ऑन विच इंटरेस्ट रेट आर डिसाइडेड बाय द RBI गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल DRI। अगर कोई इंटरेस्ट रेट RBI और गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जा रहा है तो वो एग्जम्प्टेड रहेगा, जैसे कि DRI लोन हो गया। फिक्स्ड रेट ऑन लोन मोर देन 3 ईयर्स, अगर लोन 3 साल से ज़्यादा हैं और फिक्स्ड जो रेट दिए जा रहे हैं वो एग्जम्प्टेड होंगे। और लोन इन विच इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड विद बेंचमार्क रेट, फॉर एग्जांपल स्टाफ लोन, अगर स्टाफ लोन है तो भी MCLR से एग्जम्प्टेड होंगे। और ये MCLR जो है वो मंथली रिव्यू किया जाता है। अब इसके MCLR के जो कंपोनेंट होते हैं, किन आधार पर जो है MCLR की गणना की जाती है, हालांकि आपने पहले भी देख लिया होगा लेकिन एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। उसके कंपोनेंट होते हैं, ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टेन्योर प्रीमियम। इन चारों चीज़ों को देखते हुए इनको जो है MCLR की गणना की जाती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, आप जो कॉस्ट है, जो डिपॉजिट है, उस पर कितना कॉस्ट आ रहा है। साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ CRR, जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा है वो RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर हम बाजार में देंगे तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, RBI के पास जा रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। साथ ही साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहा है, जिसमें सैलरी वगैरह ये सारा इस्टेब्लिशमेंट ये होता है। और टेन्योर प्रीमियम, जो समय है, जो समय है, समय के आधार पर जो रीपेमेंट होता है या एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के पास जो टेन्योर है उसके लिए जो प्रीमियम पड़ता है, इन सब घटकों को देखते हुए MCLR की गणना की जाती है। और MCLR की गणना जो की जाती है वो की जाती है ओवरनाइट, 1 मंथ और 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए की जाती है। तो MCLR की गणना जो है ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के लिए गणना की जाती है। तो जब भी सवाल पूछा जाता है तो आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि MCLR की जो गणना की जाती है वो ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर के हिसाब से की जाती है। आइए अब देखते हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है includes marginal cost of borrowing, weightage is 94% and return on net worth is 6%। तो जो मार्जिनल कॉस्ट, जिसको MCLR कहते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड है, उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, समझ लीजिए कहीं से फंड आपने किया हुआ, डिपॉजिट्स वगैरह हो गया और बोरोइंग किया हुआ है, उसका वेटेज क्या किया है कि आपका वेटेज है वो 94% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 6% है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है और बोरोइंग का वेटेज कितना होता है, उसमें जो आप गणना करते हैं कंपोनेंट में तो 94% है, और नेटवर्थ वाले में जो रिटर्न्स होते हैं वो 6% होता है। दोनों मिला के ये 100% होता है। अब बात करते हैं रेपो लिंक लेंडिंग रेट, जिसको रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट बोलते हैं।
तो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट की शुरुआत की गई थी 1 अक्टूबर 2019 से, और 1 अक्टूबर 2019 से RLLR जब लागू किया गया था तो एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट में आया था कि जो रेपो रेट, जिस दर से रिजर्व बैंक से बैंकों को रुपए मिलते हैं, वित्त पोषण होता है, उसी से ही जो ब्याज दर को लिंक कर दिया जाए। तो जैसे रिजर्व बैंक से रेट कम होते हैं तो वही रेट्स जो हैं वो सीधे सीधे कंज्यूमर्स को मिल जाएंगे या बोरोवर को मिल जाएंगे। तो एक बड़ा परिवर्तन किया गया 1 अक्टूबर 2019 को, और जो लैंडिंग रेट है उनको लिंक कर दिया गया रेपो के साथ। रेपो में जैसे भी चेंज होगा तो तुरंत बोरोवर को जो ऋण दिए जाते हैं उनमें बदलाव हो जाएंगे। तो इसकी शुरुआत की गई 1 अक्टूबर 2019 को, और ये जो RLLR है इसमें रेपो रेट प्लस जो स्प्रेड है, बैंक टू बैंक जो स्प्रेड दिए गए हैं उसको ऐड करके इनको लेंडिंग रेट जो है डिसाइड किए जाते हैं। तो RLLR इज मेड ऑफ द RBI's रेपो रेट प्लस स्प्रेड ऑफ द मार्जिन। तो RLLR का फॉर्मूला देखेंगे तो रेपो रेट प्लस मार्जिन चार्ज पाई द बैंक के आधार पर जो स्प्रेड मार्जिन चार्ज करते हैं वो जोड़ देंगे तो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट होगा। और ये जो लेंडिंग रेट है, द सेंट्रल बैंक रिव्यू द रेपो रेट इन एवरी 2 मंथ्स। आप देखे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक तो बाई मंथली होती है, 2 महीने में होती है, रिव्यू होता है, तो उसी आधार पर ये रेट भी रिव्यू कर दिया जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये जो रेपो रेट के साथ जो लेंडिंग रेट है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है MCLR, वो कॉस्ट ऑफ फंड से जुड़ा हुआ है, और जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है वो सीधे सीधे RBI के जो लेंडिंग रेट है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो बेसिक अंतर है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कितना है आपका, नेगेटिव जो इफेक्ट ऑफ CRR, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टेनोर प्रीमियम, इन सभी घटकों के आधार पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है सीधे सीधे RBI के रेपो से लिंक्ड होता है। ये जो MCLR है इसका इफेक्ट जो है RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक में जो इम्पैक्ट होता है उसके 4 से 6 महीना बाद इसका इफेक्ट होता है। लेकिन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो होता है वो इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है, जैसे रेपो में चेंज हो जाता है ये उनके रेट्स में चेंज हो जाएंगे। और ये MCLR जो है एनुअली रीसेट होता है, जबकि ये रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है एवरी 2 मंथ्स में ये रिव्यू हो जाता है, रीसेट हो जाता है एवरी मंथ। और MCLR जो रिवाइज होगा एवरी मंथ होता है, और जो RLLR है वो रिवाइज होगा बाई मंथली। तो ये जो है बेसिक इनमें डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं RBI के जो कुछ पॉलिसी रेट्स होते हैं। पॉलिसी रेट्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो रेपो रेट होता है। आइए जानते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट को इस तरह से समझिए, जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ जो है रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और पैसा वहां से रिजर्व बैंक से उठाते हैं और उस पैसे का उपयोग जो है ऑन गोइंग लेंडिंग के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट मीन्स सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय बैंक्स टू RBI विद ए प्रॉमिस टू रीपरचेज आफ्टर सम टाइम। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसको बैंक सेल करता है किसको, RBI को, और इस प्रॉमिस के साथ कि समय आने पर उसको वापस खरीद लेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है जारी करता है और रिजर्व बैंक को देता है, मतलब इसमें कोलेटरल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि अगर वो बैंक लौटा नहीं पा रहे तो RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के उसको कोलेटरल के रूप में यूज करता है। तो द सेल ऑफ द सिक्योरिटी बाय द बैंक्स टू RBI विद ए प्रॉमिस टू रीपरचेज आफ्टर सम टाइम। तो बैंक क्या करती है, RBI के पास जाती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहां पर रखती है कोलेटरल में और उनसे पैसा उठाती है, और ऐसे उठाए गए पैसे पर जो ब्याज दर लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। सो द रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टेज ऑफ द फंड। तो सिंपल सी बात है, रेपो रेट वह दर है जिसमें से सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है लेंड्स करती है बैंकों को उनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स को पूरा करने के लिए, और जो इंटरेस्ट लेती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो इंक्रीजेस लिक्विडिटी इन सिस्टम, रेपो जो है इंक्रीज करता है लिक्विडिटी इन सिस्टम में। सपोज रेपो रेट कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो करंट रेपो रेट, अभी ये जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई उसमें रेपो रेट में जो है बढ़ोतरी किया गया। पहले ये जो है 4% था, अभी इसको 4.40% कर दिया गया। 40 बेसिस पॉइंट जो है इसको बढ़ाया गया, 4.40% किया गया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि रेपो रेट सारे रेट्स में अभी जो है
चेंजेस किए गए हैं और ये जो बदलाव किए गए हैं ये आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर 4.40% ये करंट रेट है। 4.40% जो है ये करंट रेट है रेपो रेट का। अब बात करते हैं रेपो रेट क्या है। आरबीआई बैंक जो है आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है और उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है वो उनको फंड प्रोवाइड करता है और उस पर जो रेट लगता है वो उसको बोलते हैं रेपो रेट 4.40%। और ये परिवर्तन जो है काफ़ी समय के बाद किया गया है। मई 2020 के बाद ये परिवर्तन किया गया, नहीं तो 4% था। उसमें कोविड बहुत सारे समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं के बीच भी इसको मेंटेन किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है ईयर टू ईयर अगर क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में तो 11% से ज़्यादा हो गया है। तो इसी वजह से उसको जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें कुछ बढ़ोतरी किया गया है, क्योंकि इनको मार्केट में जो है पैसा लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसी वजह से इस रेट को बढ़ाया है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा कर देते हैं, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है, तो वहाँ पर रिजर्व बैंक जो बैंकों को ब्याज दर देती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या है, बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई से जो पैसा लेते हैं उस पर रेट लगता है रेपो रेट। अब क्या हुआ, बैंकों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, और अगर वो आरबीआई के पास रखते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन यहाँ भी कोलेटरल जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। सो परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाई बैंक्स फ्रॉम आरबीआई विथ ए प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सम टाइम। तो आप देखिए यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एज ए कोलेटरल डिसाइड होता है। बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाके पैसे को रख देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल रहता है और रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं। तो ऐसे जो रेट है उसमें जो रेट होता है वो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट है रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम, क्योंकि बैंकों के पास पैसा है तो लिक्विडिटी है समझ लीजिए, क्योंकि वो रिटेल कस्टमर के पास चला जाएगा, कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा और मार्केट में पैसा चला जाएगा। लेकिन आरबीआई के पास पैसा है तो लिक्विडिटी को रिड्यूस करता है। सो रिजर्व रेपो रेट रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो करंट में ये जो रेट है 3.35% है और ये अभी बदला नहीं है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी 4 मई से 6 मई के बीच में, और उसके 14 दिन बाद 18 मई को ये बुलेटिन प्रकाशित किया गया आरबीआई के द्वारा। तो इसमें आप देखे होंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, ये है बैंक रेट। तो अभी दो चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग, एक तो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल में रख के रिजर्व बैंक से बैंक जो पैसा लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और जब बैंकों के पास एक्सेस पैसा होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल रख के तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई पैसा देता है बैंक को तो उसको रेपो रेट कहते हैं, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास पैसा रख देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में और उसमें जो ब्याज दर लेते हैं बैंक वो बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट में जो है क्या होता है, आरबीआई से जब भी पैसा लेती है बैंक बिल डिस्काउंट्स के आधार पर, रीडिस्काउंट्स के आधार पर, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको बैंक रेट कहते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जो बैंक के कस्टमर हैं वो बिल्स देते हैं कि हम 3 महीने बाद उनको पैसे दे देंगे, पैसे लौटा देंगे, उसका वचन देते हैं बिल्स। तो उस बिल्स के डिस्काउंट किया रहता है, जो कस्टमर के बिल्स हैं वो डिस्काउंटिंग के लिए बैंक में आते हैं और बैंक उन बिल्स के डिस्काउंटिंग करके वो फंड प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। और जब बैंक उसी बिल्स को रीडिस्काउंट्स के लिए आरबीआई के पास जाता है फंड में जो लाने के लिए, तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। कुल मिला के जो भी बिल्स हैं, बिल्स डिस्काउंटिंग पर जो फंड प्रोवाइड किया गया है और उसके रीडिस्काउंट के लिए आरबीआई से पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं, जिस दर पर वो पैसा आरबीआई से बैंकों को दिया जाता है, कॉमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं बैंक रेट। सो बैंक रेट इज ए इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स बिल्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक्स के जो बिल्स होते हैं जो ऑलरेडी डिस्काउंट किए गए हैं ग्राहकों को, उन्हीं बिल्स को रीडिस्काउंटिंग के लिए जब आरबीआई में
अप्लाई किया जाता है, आरबीआई से रीडिस्काउंटिंग किया जाता है, तो उसको में जो रेट लगता है उसको बैंक रेट कहते हैं। और सरल तरीके से इसको समझ लें कि जो भी आरबीआई है वो फंड प्रोवाइड करता है बैंकों को अगेंस्ट रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, तो वो जो रेट लगता है उसको बैंक रेट कहते हैं। सो बैंक रेट इज ए interest rate at which national central bank, that is Reserve Bank of India, lends the money to domestic banks often in the form of very short term loans। तो वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो रेट अप्लाई किया जाता है, बैंकों को फंड प्रोवाइड किया जाता है, उस पर जो ब्याज दर लगता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। करंट बैंक रेट जो है वो 4.65% है। 4.6 इसमें भी 0.40 की बढ़ोतरी की गई है, और ये करंट रेट जो है वो कितना है, वो 4.65 है। तो पब्लिक जो है अपने बिल्स को डिस्काउंट करती है कमर्शियल बैंक से, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसी को रीडिस्काउंट करने के लिए अगर आरबीआई के पास जाते हैं तो वहाँ से जो फंड मिलता है उसमें जो रेट मिलता है उसको बोलते हैं बैंक रेट, और ये 4.65% है। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है आरबीआई का, उसका एक जो पॉलिसी रेट्स है, और इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होता है, जब बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, ओवरनाइट के लिए पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो ऐसे जो फंड आरबीआई प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू बैंक हु हैव शॉर्टफॉल इन द एसएलआर। मान लीजिए एसएलआर मेंटेन करने में शॉर्टफॉल है, कुछ रिजर्व रेशियो को पूरा करने में शॉर्टफॉल है, और उसको पूरा करने के लिए ओवरनाइट अगर पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये जो अमाउंट है रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है, और उसमें जो रेट मिलता है उसको बोलते हैं एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और ये जो ब्याज दर है 4.65% है, और इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है या ले सकता है रिजर्व बैंक से, और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ले सकते हैं वो 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जो बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका 2% इसमें वो आरबीआई से डिमांड कर सकता है, और आरबीआई के द्वारा बैंकों के लिक्विडिटी क्रंच या शॉर्टफॉल होता है एसएलआर में, वो फंड प्रोवाइड करता है एकदम ओवरनाइट या शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उस पर जो दर लगता है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये रेट है अभी 4.65%। सो द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर्टेन्स टू द रेट एट विच द बैंक्स कैन गेट फंड फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं, एक नए योजना की शुरुआत की गई है, इसके बारे में पिछले सेशंस में भी हमने बताया था, और इसके बारे में सवाल आने की बहुत संभावनाएं भी हैं, और वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। तो ये भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक हिस्सा है। देखिए रिजर्व बैंक के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, इसमें क्या है, सारे रेट्स में देखे होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील किया जाता है, लेकिन अब देखिए एक ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर आरबीआई ने दी है कि जहाँ बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, बिना कोलेटरल के, अगर सिस्टम में एक्सेस पैसा है, बैंकों के पास एक्सेस अगर पैसा है उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं लोन के रूप में, तो उनको एक सुविधा दी गई है कि उनके जो एक्सेस पैसा है, ताकि उनका कुछ अनइंटेंडेड इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं गलत जगह इस्तेमाल ना हो जाए, इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये सुविधा दी है कि बैंकों के बैंकिंग सिस्टम में जो एक्सेस पैसा है उसको रिजर्व बैंक के पास जमा कर सकते हैं, रिजर्व बैंक को दे सकते हैं इस फैसिलिटी के तौर पर, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत जो बैंक पैसा जमा करेंगे उसमें आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है उसको बोलते हैं एसडीएफ रेट, और एसडीएफ रेट अभी जो है 4.15% है। कितना है? 4.15% है ना, अच्छी बात। देखो रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है, और ये एसडीएफ फैसिलिटी जो है ये 4.15% है, बिना कोलेटरल का है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डीलिंग नहीं होगी। तो एक अच्छी सुविधा आरबीआई द्वारा दी गई है कि अगर बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस पैसा है तो आरबीआई के पास वो जमा कर देंगे। So the standing deposit facility is a collateral-free liquidity absorption mechanism that aims to absorb liquidity from the commercial banking system into the RBI.
तो ये एक ऐसा लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जहां पर बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनको रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं बिना कोलेटरल के। तो ये जो है सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है और इसको बोलते हैं एसडीएफ फैसिलिटी। और ये एसडीएफ फैसिलिटी का जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो भी पैसा रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है उसमें कोलेटरल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील नहीं किया जाएगा। तो ये अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ कोलेटरल अंडर द एसडीएफ फैसिलिटी। इसमें किसी प्रकार का कोलेटरल की जरूरत नहीं है और वर्तमान में जो एसडीएफ रेट है वो 4.15% है। तो ये जो है एसडीएफ से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी अगर करंट रेट की बात करें हम तो पॉलिसी रेट में देखिए रिजर्व बैंक के पास दो तरह के रेट्स होते हैं, एक पॉलिसी रेट्स होता है और एक होता है रिजर्व रेट्स। तो पॉलिसी रेट्स में जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट, बैंक रेट, ये जो है पॉलिसी रेट्स हैं। और दो जो रेट हैं वो रिजर्व रेट हैं जो सीआरआर और एसएलआर। बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखना पड़ता है जिसको सीआरआर कहते हैं, और बैंकों को उनके नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड कैश के रूप में एसएलआर के रूप में रखना होता है जिसको बोलते हैं एसएलआर। तो ये दो चीज़ों के लिए रेट डिसाइड करता है ये भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके जो रेट्स अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी 2 से 4 मई के बीच में, तो उसमें ये परिवर्तन किया गया है। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें ये रिवाइज किया गया काफ़ी दिनों के बाद। और इसमें देखिए पॉलिसी रेट्स के बारे में हम बताते हैं। रेपो रेट 4.40% परिवर्तन हो गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये नया इंट्रोड्यूस किया गया 4.15%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसमें भी परिवर्तन किया गया है, उसके भी रेट्स बढ़ाए गए हैं और ये किया गया है 4.65%। तो ये बढ़ाया गया है 0.40%। और बैंक रेट ये भी 0.40% बढ़ाया गया 4.65% है। और फिक्स रिजर्व रेपो रेट ये फिक्स्ड है 3.35, क्योंकि आरबीआई के पास जब पैसा बैंक रखती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करते हैं इस वादे के साथ कि समय आने पर फिर बेच देंगे, तो ये रेट है 3.35%। और सीआरआर है, देखिए ये सीआरआर में ये बढ़ाया गया, पहले 4% था, अभी ये 4.50% है, 4.50% है। और एसएलआर को ऐसा रखा गया है 18%। तो ये परिवर्तन जो है रेट्स में किया गया है। तो एक सरसरी निगाह में आप देख लीजिए, रेपो रेट 4.40%, एसडीएफ रेट 4.15%, एमएसएफ 4.65%, बैंक रेट 4.65% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर 4.50% और एसएलआर जो है 18%। रेपो रेट जब रिजर्व बैंक से बैंक पैसा लेते हैं तो दर लगता है 4.40 गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं बिना कोलेटरल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, तो उसमें जो रिजर्व बैंक बैंकों को रेट देता है वो 4.15%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच हो गया, तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गई एसएलआर मेंटेन करने के लिए ओवरनाइट, तो जो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं वो 4.65%। बैंक रेट जब बैंकों को बिल रीडिस्काउंटिंग सिस्टम के तहत पैसे की जरूरत होती है आरबीआई से, तो वहां पर 4.65% है। और रिजर्व जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जब बैंक के पास पैसा होता है वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और वो आरबीआई के पास जमा करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत पे, और आरबीआई जो उसमें रेट देती है वो 3.35% है। और सीआरआर बैंकों को नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखना होता है जिसको 4.50 इसमें बढ़ाया गया है, और इस पर जो है कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है नहीं मिलता। ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 4.50% उनको कैश के रूप में रखना होता है। कहाँ रखना होगा? रिजर्व बैंक के पास, और इस रखे गए पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक उसी तरह एसएलआर का जो रेट है ये रिजर्व रेट है कि बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम में
लोगों को लोन देने से पहले उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखेंगे, तो CRR हो गया। तो कितना हिस्सा रखेंगे? 100 रुपया अगर डिपॉजिट है बैंक के पास तो 4.5 रुपया RBI के पास कैश के रूप में रख देंगे, और उसी 100 रुपये का 18 रुपये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड या कैश के रूप में SLR के रूप में रख देंगे, तो उसको बोलते हैं 18%। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज के RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के विचार बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा किए। साथ ही साथ उनके रेट के बारे में भी चर्चा किए कि रेट में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी 2 से लेके 4 मई के बीच, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। और ये वीडियो जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें बदलाव किए गए हैं रेट्स में, तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों। जी हाँ, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो जी हाँ, अगर आपको इरादा मजबूत है, खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज़्यादा, सफलता पर है निशाना साधा। तो बिल्कुल अगर आपने सफलता पर निशाना साधा है तो आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, तकदीर बदल जाएगी। नहीं तो हमें दोष देने में बिल्कुल आसान काम है, हम दोष देते रह जाएंगे। तो जी हाँ, इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हमने कोशिश की इसको बताने के लिए। आने वाले सेशंस में भी हम लोग नए नए ऐसे जो बदलाव होते हैं उन पर वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी के सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।